देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सूडान से, जहां सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच 3 दिन के युद्ध विराम का यहां पर ऐलान किया गया है और इसकी जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेट ने दी है। अब इस 3 दिन के युद्ध विराम से वहां फंसे भारतीयों समेत दूसरे विदेशी नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रखा है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने लोगों को सुरक्षित लाने की है और इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। कल 500 भारतीयों को पोर्ट सूडान लाया गया। यहां करीब 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हो सकते हैं। खार्तूम में भारत का दूतावास भी खाली करना पड़ा है। गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि करीब 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं और भारतीय रास्ते में हैं। भारत ने इसे ऑपरेशन कावेरी नाम दिया है। सूडान के हिंसा वाले इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर लाए गए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कई विकल्प रखे गए हैं। आईएनएस सुमेधा रविवार को ही पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। जेद्दाह में भारतीय एयरफोर्स के 2 C-130J एयरक्राफ्ट तैनात रखे गए। दरअसल 15 अप्रैल को सूडान में गृह युद्ध भड़कने के बाद से ही भारत सरकार भारतीयों को निकालने की तैयारी में जुट गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बाबत बैठक की और विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देश और यूएन जैसी एजेंसी से बात की। कोशिश जमीनी रास्ते से भारतीयों को पहले सुरक्षित ठिकानों तक लाने की रही है और फिर वहां से स्वदेश। गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है। सूडान में सत्ता पर कब्जे को लेकर सूडान की सेना एसएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इस बीच भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देश के अलावा यूएन के साथ तालमेल तो बिठा ही रहा है। सूडान में आपस में लड़ रही सेना और पैरामिलिट्री फोर्स से भी मानवीय मदद और सेफ पैसेज के लिए संपर्क में है। सूडान में हालात इतने खराब हैं कि भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। Almost all country and the citizens are having the same difficulty. The airport is non-operational. There is fight. लगभग हर देश के नागरिकों को एक जैसी परेशानियां हो रही हैं। एयरपोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। देश में कई जगह युद्ध हो रहा है। हर देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए विकल्प खोज रहा है। हम उनकी खार्तूम और नई दिल्ली एम्बेसी के संपर्क में हैं। In close contact with them, whether through the capitals, through their embassies in Khartoum, as well as in New Delhi. सऊदी अरब ने शनिवार को 3 और फ्रांस ने सोमवार को 5 भारतीयों को सुरक्षित निकाला। सूडान में कहां-कहां कितने भारतीय हैं, सुरक्षा वजहों से आधिकारिक तौर पर इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय अपने कंट्रोल रूम और खार्तूम में भारतीय राजनयिकों के जरिए भारतीयों के संपर्क में है। कोशिश सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर से करवट बदलने वाली है? क्या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ने का अंदेशा है? बीते कुछ दिनों से एनसीपी नेताओं के आ रहे बयान तमाम अंदेशों को जन्म देते हैं और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान ने इन अंदेशों को और भी बड़ा बना दिया है। एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, पुरेशी नसते, जागांचं वास्तव
त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही ते कसं सांगता येईल. एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस बयान का क्या मतलब है? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का वजूद संकट में पड़ सकता है? कांग्रेस इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचती रही. वो एक सीनियर लीडर है, वो हमेशा देश हित की बात करते आते हैं, करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है. और वो क्यों इस तरह का वक्तव्य कल किया, अब इनकी बात वही समझे. पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना नेता संजय राउत राज्य सरकार का डेथ वारंट निकलने की बात कर रहे हैं. सरकार टिकत नहीं, ये सरकार टिकेगी नहीं, इसका मृत्यु लेख लिखा जा चुका है. डेथ वारंट निकल चुका है. सिर्फ सही कौन और कब करेगा ये तय होना बाकी है. इस सरकार का डेथ वारंट निकल चुका है. फिनिश. पुष्प चक्र अर्पण कीजिए. पुष्प चक्र अर्पण करा. जवाब में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों के साथ अपना एक वीडियो ट्वीट कर संजय राउत का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला. कहा राज्य में इन दिनों राजनीतिक कुश्ती चालू है. पण आपल्याला माहिती आहे जसं कुस्तीमध्ये डोपिंग आलं, काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायला लागले म्हणून त्यांना बाद केलं. आमच्या राजकारणातही अलीकडच्या काळामध्ये सकाळी 9 वाजता काही लोक नशा करून कुस्ती खेळायचा प्रयत्न करतात. पण नशा केलेल्या पैलवानांना कुस्तीतनं बादच व्हावं लागतं. जे असली मातीचे पैलवान असतात तेच कुस्त्या जिंकतात. तुमच्या आशीर्वादानं आम्ही शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात कुस्ती जिंकली आहे. 2024ला पुन्हा जिंकू. तुमचा आशीर्वाद असाच आमच्या पाठीशी राहू द्या. सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के जिन 16 विधायकों पर फैसला सुनाने वाली है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं. अब वो शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं. आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है. उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है. इतना ही मैं कहूँगा. जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझ लें. बीते दिनों सुप्रिया सुले ने 2 धमाकों की बात की थी. फिर अजीत पवार 40 विधायकों के साथ खड़े हो गए और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की तारीफ करने लगे. अब पवार का बयान क्या समझा जाए? शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वही अगर विपक्षी एकता पर सवाल उठाएं तो महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ना लाजमी है. शरद पवार ने भी इस बात को समझ सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है. महाविकास आघाड़ी एकजुट है, लेकिन तब तक बीजेपी और शिवसेना इस राजनीतिक कुश्ती में अपना दांव खेल चुके थे. मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया. और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने को नीलाम किया जा सकेगा. नीलामी की जो प्रक्रिया है उसके अधिकार मंदिर के पुजारी के पास होंगे. नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिर के खाते में जाएगी. मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंगों सहित 21,104 मंदिर हैं, जिनमें से 1,320 मंदिर ऐसे हैं जहां 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है. इनके पास कुल कृषि जमीन 4500 हेक्टेयर है. फिलहाल 10 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन वाले मंदिर के पुजारियों को मानदेय दिया जाता है. जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उनके पुजारियों को 5,000 रुपए प्रति महीने, 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिर के पुजारियों को 2,500 रुपए, 5 से 10 एकड़ तक जमीन पर 2,000 रुपए का मानदेय मिलता है. सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे. बोलिए धर्म की. और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा. ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी. सवाल उठता है कि 5 से 6% ब्राह्मणों की आबादी के लिए मध्य प्रदेश में अचानक घोषणाओं की बौछार क्यों हुई? दोनों दलों के अपने तर्क हैं. 18 सालों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को
ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात स्मरण में आई है। मुख्यमंत्री जी, अभी तक तो आप अपने मंत्रिमंडल में ब्राह्मण मंत्रियों तक की उपेक्षा करते रहे, और परशुराम जी ने ऐसी कौन सी कृपा आप पर कर दी है? झूठ बोलने की इंतहा हो गई अब तो। अब आप ब्राह्मणों को रिझाने के लिए चुनाव की नज़दीकियों को दृष्टिगत घोषणाएं कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ, जहां आपने खुद जाकर लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी, 10 साल बाद भी वो घोषणाएं आज तक पूरी क्यों नहीं हो सकी? जिस तरह से स्वायत्तता की बात आई है मंदिरों को लेकर और पुजारियों को सम्मान देने की बात आई है, ये फैसला अपने आप में केवल ब्राह्मण समाज के हित की बात नहीं है, ये पूरे समाज की हित की बात है। इसलिए हमें लगता है इसको वोट के और लुभाने के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोई भी आरोप लगाती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो हालत 15 महीने के अंदर दिखाई दी थी, जो राम वनगमन पथ की स्थिति हुई थी, जो महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने केवल नक्शा बनाया था, उस पर जो उनको स्थिति हुई थी, पहले उनको इस बात पर जवाब देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे ब्राह्मणों को लेकर एक ऐलान प्रधानमंत्री के रीवा दौरे से भी जुड़ा है, क्योंकि विंध्य यानी बघेलखंड देश का शायद इकलौता ऐसा इलाका है जहां कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा सवर्ण जातियों का है। इस इलाके के सतना और रीवा जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर तो सिर्फ ब्राह्मणों की आबादी 40% को भी पार कर जाती है। 2018 में विंध्य की 30 सीटों में से 24 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 2013 में उसके पास 17 सीटें थीं। 2018 में कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। 2013 में उसके पास 11 सीटें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले फरवरी के अंत में गृहमंत्री अमित शाह भी विंध्य के दौरे पर आ चुके हैं। विंध्य में पार्टी के समीकरण थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। नगरीय निकाय में रीवा सिंगरौली में उसे मुंह की खानी पड़ी। सिंगरौली में तो आम आदमी पार्टी की मेयर बन गई। वहीं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाने के साथ विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साल 1956 मध्य प्रदेश के गठन से लेकर अब तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने राज्य पर शासन किया है, लेकिन इसके बाद उमा भारती और फिर शिवराज सिंह चौहान ब्राह्मणों की संख्या और रसूख दोनों कम होते गए हैं। वैसे कई ऐसी सीटें हैं राज्य में जहां पर ब्राह्मणों की मौजूदगी अपना असर रखती है। पिछले चुनाव में भी माई का लाल नारा बीजेपी पर भारी पड़ा था, इसलिए सत्तारूढ़ दल इस बार हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।